नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 145 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता। यानी कि कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की चर्चा करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ना एक बहुत बड़ा मुद्दा नागरिकता को लेकर रहता है। आए दिन यहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं और यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं उन्हें इस क्षेत्र से निकाला जाए, ताकि इन क्षेत्र की जो संस्कृति है वो वहाँ पर बनी रहे। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना शुरू होती है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, जहाँ पर सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थों को समझाया गया है, जैसे कि प्रवासी कौन होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं और नागरिकता क्या होती है। तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कई बार ये लंबी अवधि के लिए भी हो सकता है और कई बार ये छोटी अवधि के लिए भी हो सकता है। इसे हम प्रवास कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। कई बार ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और कई बार ये लंबे समय के लिए भी हो सकता है। जबकि जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूसरे जगह पर पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी का अर्थ क्या है? देखो, शरण लेने वाला। तो कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में आकर अपना देश छोड़ रहा है या फिर अपना क्षेत्र छोड़ रहा है और उसे दूसरे क्षेत्र में जाकर रहना पड़ रहा है, जहाँ पर उसे किसी प्रकार के अधिकार मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, वो बंदा कौन है? वो बंदा है शरणार्थी। जबकि प्रवासी कौन है? प्रवासी काम के सिलसिले में जा सकता है, शिक्षा के सिलसिले में जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसेगा कुछ दिनों के लिए भी और शायद लंबे समय के लिए भी, लेकिन उसे वो सारे अधिकार प्रोवाइड होंगे। बट शरणार्थी को अधिकार नहीं होते हैं। अब जो ये विस्थापन होता है, यानी कि इंसान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विस्थापन करता है वो क्यों करता है? तो उसका रीज़न ये होता है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना माइनॉरिटीज़ में होते हैं, मतलब अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और जो मेजोरिटी में लोग होते हैं, बहुसंख्यक जो लोग होते हैं, ये अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में ये अल्पसंख्यक बेचारे जो होते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए उस क्षेत्र से भाग जाते हैं, विस्थापन कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल जो डिजास्टर्स होती हैं, इसकी वजह से भी लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। कई बार राज्य सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं या फिर बाहरी आक्रमण हो जाते हैं या सोसाइटी में संघर्ष चल रहे होते हैं, इस वजह से भी कुछ लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसना पसंद करते हैं। तो शरणार्थी कौन होते हैं और प्रवासी कौन होते हैं, बात समझ में आ गई आपको? यानी कि शरणार्थी जिस जगह पर जाकर शरण लेगा तो उसे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, उसे वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, वो वहाँ का सिटीजन नहीं होगा। जबकि जो प्रवासी होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है लीगल वे में, जबकि शरणार्थी में जो होता है वो इलीगल वे में आएगा। दूसरी बात यह है, नागरिक कौन होते हैं? तो नागरिक वो लोग होते हैं जिन्हें देश में सारे के सारे अधिकार दिए जाते हैं, उनका संविधान उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है, वो उस देश के मूल निवासी होते हैं और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो प्रवासी कौन है, शरणार्थी कौन है और नागरिक कौन है, तीनों चीज़ें पता चल गई हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नागरिकता का जो अर्थ है तो उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन जो लोग नागरिक नहीं हैं उन्हें पूछो कि उन्हें ना कैसे रहना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग अभी तालिबानी संकट की वजह से अफगान से उन्हें भारत में पलायन करना पड़ा, तो डिटेंशन कैंपों में रहने के लिए इन्हें मजबूर रहना पड़ता है, होना पड़ता है। तो जो नागरिक होते हैं, जो जिस देश के नागरिक होते हैं, उन्हें ही सारे अधिकार मिल पाते हैं, उन्हें ही सारी सुविधाएं मिल पाती हैं, जबकि अन्य लोगों को ऐसा नहीं होता। हालांकि कई बार शरणार्थियों को भी नागरिकता मिल जाती है जब वो लंबे समय तक किसी एक जगह पर प्रवास करते हैं, स्थायी रूप से वो शरणार्थी के रूप में रहते हैं, तो कई बार उन्हें कुछ देश क्या करते हैं, नागरिकता देते हैं। लेकिन कई बार उन्हें जीवन भर नागरिकता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें डिटेंशन कैंपों में रहना पड़ता है जहाँ उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। भारत जैसे देशों की बात करोगे तो भारत जैसे देशों में नागरिकता जो है वो जन्म के आधार पर प्राप्त हो सकती है, या फिर आप सरकार को पंजीकृत करवाओगे, आवेदन करोगे नागरिकता के लिए, तब आपको नागरिकता मिलेगी और तभी आप सारे अधिकारों का जो है आनंद ले पाएंगे। भारत में जो नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो आप भारतीय संविधान की जब आप बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक नागरिकता के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय के लिए नागरिकता अधिनियम बनाए। इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 बना और नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भी परिभाषित करता है। अवैध आप्रवासी वह व्यक्ति है जो बिना लीगल पासपोर्ट के भारत में प्रवेश कर जाए, या फिर पासपोर्ट के साथ प्रवेश तो करे लेकिन पासपोर्ट का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और जब भी वो रह रहा है तो वो बंदा अवैध आप्रवासी कहलाएगा। अवैध आप्रवासी जो होते हैं ये घुसपैठ करते हैं और ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान भी कई बार पहुंचाते हैं। तो प्रवासी कौन होता है, शरणार्थी कौन होता है, नागरिक कौन होता है और अवैध आप्रवासी कौन होते हैं? तो अवैध आप्रवासी वो होते हैं जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के
किसी देश में प्रवेश कर जाते हैं, चोरी छुपे सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर जो लोग पासपोर्ट के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन उनका टाइम पीरियड अब समाप्त हो चुका है, तब भी वो वहीं पर बसे हुए हैं। ठीक है भाई, तो इन शब्दों के अर्थ समझ गए। अब हम बात करते हैं जब प्रवास की, या तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ था और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ था। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हम सिर्फ इस चैप्टर में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं और जो सिक्किम है, हालांकि यहाँ पर सिक्किम की इतनी चर्चा नहीं की जाएगी, केवल 7 सिस्टर्स की चर्चा की जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पर अगर आप प्रवास की बात करोगे तो प्रवास के 2 चरण बांटे गए हैं। पहला चरण है आज़ादी से पहले का और दूसरा है आज़ादी के बाद का। आज़ादी से पहले का जो चरण है, इसमें अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं। अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में क्या करा, प्रवास को प्रोत्साहन दिया। हुआ क्या था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, यानी कि ब्रिटिश और बर्मा का युद्ध हुआ था, बर्मा जिसे आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के बाद उन्होंने असम के आसपास के इलाकों पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो जब उन्होंने असम के आसपास के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने सोचा जो यहाँ की बंजर भूमि है, अगर हम यहाँ पर भी खेती करवाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या करा, भूमि की जुताई के लिए, चाय के बागानों में काम करवाने के लिए बड़े पैमाने पर इन्होंने लोगों को भर्ती किया, बंधुआ मजदूर के रूप में भर्ती किया, सुरक्षा के लिए सेना को भर्ती किया, व्यापार करने के लिए यहाँ पर व्यापारियों को लेकर आए, और इस प्रकार से उन्होंने बंजर भूमि को जोतने के लिए इन क्षेत्रों में प्रवासियों को आकर्षित करवाया। ऐसे में भारत के बहुत बड़े भाग से बहुत सारे मजदूरों को ला लाकर असम और इसके आसपास के इलाकों में बसाया गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में जो है बंगाल से भी बहुत सारे बंगाली यहाँ पर आकर बसे। उसका रीज़न ये था कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता था और दरिद्रता बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो काम की तलाश में असम के आसपास के इलाकों में आ गए। इतने नहीं, देश और विदेशों से भी मजदूरों को लाकर यहाँ बसाया जाने लगा और यहाँ पर चाय की खेती को बढ़ावा दिया गया। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उत्पादकता बढ़े, बंजर भूमि जो कि बेकार पड़ी है उसे खेती लायक बनाया जाए, और ब्रिटिश अपने ना जो राजस्व है, अपना जो टैक्स है, उसे लगातार बढ़ाते रहें, उनकी आमदनी ज़्यादा होती रहे। एक तरफ तो उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने पर प्रयास किया, लेकिन इस क्षेत्र के विकास का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो देखा जाए तो आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप बाहरी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, बाहरी लोगों का नॉर्थ ईस्ट में दखलंदाजी शुरू हुई, और सबसे बड़ी मात्रा में बंगाली लोगों की। ठीक है भाई, तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने देशी चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों की भर्ती करी। इसके अलावा चाय बागान के लिए श्रमिकों, व्यापारी और डेयरी किसानों, कारीगरों और सट्टेबाज जितने भी थे, इन सब का भी प्रवास हुआ। असम के लोग अब डर गए। असम के लोग चाहते नहीं थे कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर बसें। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने ही क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ बनकर रह जाएंगे, अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे, अपने इस क्षेत्र में उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जो बाहरी लोग आ रहे हैं इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आएगी तो इनकी संस्कृति कहीं ना कहीं यहाँ हावी हो जाएगी। असम में प्रवास का इतना बड़ा हिस्सा था, उतना हिस्सा नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में नहीं था। यानी कि नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा की जब आप बात करोगे तो ये जो देसी रियासतें थीं, यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने प्रवास नहीं किया था, लेकिन असम में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ था। चाहे वो चाय के बागान के श्रमिक हों, चाहे डेयरी किसान हो, चाहे सैनिक रूप से हों, इवन इतना ही नहीं, नेपाल से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बस चुके थे। तो इस प्रकार से असम में ना आज़ादी से पहले एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ, जिसकी वजह से बाहरी लोगों की संस्कृतियाँ यहाँ पर हावी होने लगी। इसके अलावा जो असम के शहरी इलाके थे, चाहे आप शिलोंग की बात कर लो जो वर्तमान में मेघालय की राजधानी है, चाहे आप इम्फाल की बात कर लो जो वर्तमान में मणिपुर की राजधानी है, इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत सारे जो है प्रवासी आकर बसे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे व्यापारी हों, जो व्यवसाय के लिए यहाँ पर आकर बसे थे। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये आज़ादी से पहले का नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में प्रवास है, बाहरी लोगों का यहाँ पर बसना है। अब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद की जो अवधि है उसमें क्या मुद्दा बना, उसमें हम ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में तीन प्रकार के लोग पूर्वोत्तर भारत में आए आज़ादी के बाद। पहले नंबर पे थे प्रवासी, दूसरे नंबर पे थे शरणार्थी, और तीसरे पे थे अवैध प्रवासी। ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली है। तो देखो, हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ तो आप सभी को पता है भारत का विभाजन भी हुआ। अब जब भारत का विभाजन हुआ तो 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जब बांग्लादेश संकट हुआ तो वहाँ से बहुत सारे प्रवासी क्या हुआ था, आके इस इलाके में बस गए। पड़ोसी देश जैसे पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार के भी बहुत सारे जो लोग थे वो भी यहाँ पर आकर धीरे धीरे शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में
बसने लगे। श्रमिक वर्ग, दफ्तर में नौकरी करने वाले लोग, श्रमिक, कुशल, अकुशल श्रमिक, इसके अलावा उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, ये सब इसमें शामिल थे, जो कि गुवाहाटी, डिगबोई, बोनाई गांव में चाय के जो बागान थे, तेल रिफाइनरी की जो वहाँ पर सेंटर्स थे, इतना ही नहीं, सड़क के विस्तार में जो काम करने वाले मजदूर थे, इस सब रूपों में ये लोग काम करने लगे। यानी कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आने लगे आज़ादी के बाद, जो कि खासतौर पर बांग्लादेश यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से और म्यांमार के इलाकों से आ रहे थे, ये लोग यहाँ पर काम क्या कर रहे थे, मजदूरी का काम कर रहे थे, दफ्तरों में नौकरी कर रहे थे। इसमें से कुछ श्रमिक कुशल भी थे, कुछ अकुशल भी थे। चाहे गुवाहाटी की बात कर लो, डिगबोई की बात कर लो, यहाँ के जो चाय के बागान थे इसमें काम करते थे ये लोग, बाहर के आके तेल रिफाइनरी में वर्क करते थे, सड़कों के लिए जो काम होता था उनमें मजदूरी करते थे। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ शिक्षक संस्थाएं भी थीं, शैक्षिक संस्थाएं भी थीं, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी थे, रेलवे, डाक और बैंकिंग सेक्टर भी थे, जिस जो ये सब चीज़ों ने भी बाहरी लोगों को आकर्षित किया। उसका रीज़न ये था कि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर उतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो लोगों को रोज़गार दे सके, और म्यांमार का इलाका तो वैसे भी पिछड़ा हुआ था। तो इस वजह से ना आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर असम में क्या हुआ, पलायन हुआ, और असम की संस्कृति कहीं ना कहीं खतरे में चली गई। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के जब हम इलाकों की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर बाहरी लोगों का बसना जारी रहा। अब ऐसे में विवाद तो होना ही था। तो जो यहाँ का जो विवाद था वो स्थानीय बनाम विदेशी विवाद था, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे इनका ये मानना था कि बाहरी लोग आ रहे हैं और उनके रोज़गार के अवसरों को भी उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि चाय की खेती जो यहाँ के लोगों को करनी थी वो बाहर के लोग कर रहे हैं, जो तेल रिफाइनरी में इन्हें वर्क करना था वो बाहर के लोग आकर वर्क कर रहे हैं। तो इससे इनका रोज़गार छीन रहा है, जो रोज़गार इन्हें मिलना चाहिए था वो बाहरी लोगों को मिल रहा है। इवन इतना ही नहीं, बाहरी लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनका कल्चर ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है, और जो स्थानीय लोग हैं जो असम के मूल निवासी हैं इनका जो कल्चर है वो बेकार होता जा रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश से जो प्रवास हुआ, आंतरिक प्रवास यानी कि भारत के अन्य राज्यों से जो प्रवास हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा विवाद रहते हैं। 1985 में देखोगे आप तो 1979 से लेकर 1985 तक एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसे हम असम आंदोलन के माध्यम से जानते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और हिंसक आंदोलन था, जिसकी चर्चा आगे की भी जाएगी। 1979 की बात है, यहाँ की एक जगह थी मंगलडाई। तो मंगलडाई जो क्षेत्र था, यहाँ पर पता है चुनाव होने थे, और इन चुनाव में बहुत सारे लोगों का फर्जी वोटर लिस्ट में नाम रख दिया गया था, जो कि प्रवासी और अवैध प्रवासी थे या शरणार्थी थे। उसका रीज़न ये था कि पॉलिटिकल इशू बनाकर यहाँ पर वो लोग चुनाव को जितवा दें। लेकिन पता है क्या हुआ, ये बात असम के मूल निवासियों को पता चल गई थी, और इसी वजह से 1979 में एक ग्रुप बना, और ये ग्रुप था आसू। आसू की फुल फॉर्म थी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। इतने नहीं, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, जैसे कि शिलोंग दंगे 1979, नैली का जो नरसंहार था 1983 का, वो बहुत बड़ा नरसंहार था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से 1985 में मांडा में नरसंहार हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर असम में देखो तो जो बाहरी लोगों का आकर यहाँ बसना है, इसकी वजह से कई बार दंगे फसाद होते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, लोग मारे जाते हैं। तो प्रवास, शरणार्थी, नागरिकता क्या है, और पूर्वोत्तर भारत में प्रवास के दो चरण यानी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के बारे में बताओ, और पलायन के मुद्दे पर विवाद क्या है, इसकी चर्चा करो। ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे शरणार्थी और नागरिकता को लेकर और एनआरसी को लेकर बात की गई है। तो देखो, शरणार्थी अभी हमने पढ़ा, युद्ध या अकाल के समय जो लोग अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भाग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शरणार्थी। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, 1947 में जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद से ना असम में शरणार्थियों का प्रवेश शुरू हो गया, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान के बांग्लादेश से लगती थी। तो 1947 में बहुत सारे जो थे लोग वो पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। फिर क्या हुआ, बाद में वो यहाँ पर आकर बसने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, इन्हें बांग्लादेशी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें शरणार्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, आपको पता है लाखों लोग मरे थे और लाखों ही लोगों का विस्थापन हुआ था। तो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्या हुए थे, विस्थापित हुए थे, लेकिन वहाँ से वो बाद में आकर असम के इलाकों में बस गए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि जब ना ये विभाजन हुआ था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार भी होगा। तो एक जगह है बांग्लादेश की वर्तमान में, नोआखली। तो नोआखली में ना बहुत गंदे वाले दंगे हुए थे। इसमें ना ये माना जाता है कि ना 1% भी हिंदू बचे नहीं थे, सारे के सारे हिंदुओं को मार दिया गया था। गांधी जी ने आगे चलकर यहाँ पर यात्रा भी की थी, और ना यहाँ पर जो है शांति स्थापित करने की बात की थी। तो जो ये नोआखली के दंगे हुए 1946 के, इस दंगे से जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, तो कुछ जो हिंदूज थे वो वहाँ से उठ उठ के कहाँ पर आ गए, असम के इलाकों में आकर बस गए। आगे चलकर हालांकि शरणार्थियों की संख्या दंगों के बाद कम हो गई, लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो और बड़ी मात्रा में, लगभग 80 लाख की मात्रा में शरणार्थी इन क्षेत्रों में आकर बस गए।
हालांकि आज़ादी के बाद जो ये बड़े पैमाने पर प्रवास हो रहा था, इसके लिए एक समझौता हुआ जिसे नेहरू और लियाकत अली समझौते के नाम से जाना जाता है। नेहरू लियाकत अली समझौते में ये डिसाइड किया गया कि माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देंगे दोनों देश, और उसके बाद पलायन क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन जो 71-72 का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद लाखों शरणार्थी असम और बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, और कुछ तो युद्ध के बाद बांग्लादेश लौट गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेश नहीं लौट पाए, उनकी आबादी वापस नहीं गई, क्योंकि उन्हें पता था हमारा देश तो दरिद्र है, हमारे देश में तो कुछ हमें मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए वो भारत में आके बस गए, क्योंकि बांग्लादेश में उन्हें उतना रोजगार नहीं मिल पाता, बांग्लादेश में गरीबी बेरोजगारी उन्हें मिलती और प्रताड़ित होने के लिए उन्हें मिलता। तो इसलिए उन्होंने सोचा हम भारत के इलाकों में बस जाएं। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं था, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में अब यहाँ पर क्या शुरू होगा, यहाँ पर एक विवाद शुरू होगा, और इस विवाद को हम मेज़बान शरणार्थी विवाद कहेंगे। मेज़बान वो लोग जो वहाँ के मूल निवासी थे, और शरणार्थी वो जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पर गलत तरीके से बस चुके थे। इतने ही नहीं, यहाँ पर एक विवाद और भी हुआ। जो यहाँ पर एक नदी थी, ताप्ती नदी, यहाँ पर काप्ती नदी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बांध बना था, तो इस बांध को बनाए जाने की वजह से ये बहुत बड़ा विवाद हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी भी यहाँ पर आकर बस रहे हैं। यानी कि अभी तक केवल बांग्लादेशी थे, अब म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं ये भी यहाँ पे विवाद की एक बहुत बड़ी जड़ बन चुके हैं। ऐसे में असम के जो मूल निवासी हैं उन्हें अपने लिए खतरा महसूस होता है। तो ये मुद्दा कौन सा मुद्दा कहलाता है, मेज़बान शरणार्थी मुद्दा। असम के लोग, जो असम के लोग हैं, उनके अंदर भारी आक्रोश हो गया। उन्होंने ये कहा कि 1950 के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आकर बसे हैं उन्हें यहाँ से भगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कुछ लोगों को नागरिकता दे देनी चाहिए, लेकिन आज तक ये मामला अनसुलझा है और आज भी यहाँ पर मुद्दा बढ़ता ही रहता है। कई बार क्या होता है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, तो उन्हें यही नहीं पता कि विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जिसकी चर्चा अभी आगे होगी। क्योंकि जब अभी 2019 का एनआरसी बिल आया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असम के लोग भी तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन पता है असम के लोग विरोध क्यों कर रहे थे? अभी आगे चैप्टर में उसी चीज़ की चर्चा करी गई है कि असम के लोग विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि सरकार ये कह रही है 2014 के बाद जितने भी लोग वहाँ पर आकर बसे हैं उन सबको भगा दिया जाएगा, या फिर उन्हें डाउट लिस्ट में रख दिया जाएगा। लेकिन असम के लोग कह रहे हैं ये गलत है। वो ये कह रहे हैं 1950 के बाद जितने भी लोग बाहर से आकर इनके क्षेत्रों में बसे हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो नागरिकता के मुद्दे का उदय कैसे हुआ, तो देखो, असम में नागरिकता का मुद्दा जो है वो 1950 के बाद ही उठ चुका था, जब भारत में संविधान लागू हुआ। विभाजन के बाद असम में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी आए, जिसकी चर्चा हमने कर ली। हालांकि सरकार ने इसके लिए अलग अलग कानून बनाए, जैसे विदेशी अधिनियम बनाया 1948 का, विदेशी ऑर्डर 1948, आप्रवासी अधिनियम बनाया 1950 का। इसी प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955, परमिट प्रणाली पीआईसी जो थी, जो पाकिस्तान की घुसपैठ को रोके, उसके लिए 1965 में एक योजना बनाई गई। ट्रिब्यूनल आदेश 1964 का, एंड सो मोर लाइक डेट संशोधन आदेश 2012, पासपोर्ट अधिनियम 1920, नागरिकता पंजीकरण वाला अधिनियम 2003, ऐसे विभिन्न एक्ट इसमें बनाए गए ताकि जितने भी घुसपैठी हैं उनके बारे में पता चल पाए और उन्हें हमारे देश से निर्वासित किया जाए या फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए। और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम रखवाया है उन्हें डी श्रेणी का नाम दिया जाए। यानी कि देखो, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2019 में, जब एनआरसी आया था, तो बीजेपी की गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे कांग्रेसी। ये बात ना साधारण जनता को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि विपक्ष किस प्रकार से राजनीति खेलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, सब ना अपने अपने फायदे के लिए खेलते हैं। तो ये बात ना साधारण जनता समझती नहीं और वो मरने के लिए तैयार रहती है। बिल्कुल ना, यहाँ पर यही हुआ। देखो, जब यहाँ अब की बार तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उन्होंने ये कहा है कि जो असम में हैं, असम में हम क्या करेंगे, जितने भी बाहरी घुसपैठी आकर बसे हैं हम उनकी पहचान करेंगे और उन्हें डी श्रेणी में रखेंगे, यानी कि उनके नाम के आगे डी लगाएंगे। इस आधार पर देखा गया तो 1951 से लेकर 1961 तक 2,20,691 लोग ऐसे थे जो घुसपैठिए थे जिन्होंने असम में प्रवेश कर लिया था। इनमें से 1,22,476 की पहचान की गई और उन्हें बाहर किया गया, और ये काम चला 1985 तक। इसके बाद आईएमडीटी के गठन के बाद 1985 से लेकर 2005 के बीच में 11,289 लोगों को डी श्रेणी के रूप में रखा गया और 12,846 को विदेशी नागरिकों के रूप में निर्वासित घोषित कर दिया गया और इन्हें डी वोटर्स घोषित किया गया। 85 के बाद लगभग 61,774 लोगों को डी वोटर्स घोषित किया गया। तो अभी जो नागरिकता बिल आया था 2019 वाला, इसमें भी तो यही मुद्दा था, इसमें भी तो ये बात हो रही थी
कि हम क्या करेंगे, हम जनगणना करवाएंगे, उसके माध्यम से लोगों से क्या डाटा इकट्ठे करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे, और जितने भी बाहरी लोग हैं हम उनके नाम के आगे डी लगा देंगे, यानी कि उन्हें डी वोटर्स घोषित करेंगे। तो ये सभी लोगों ने विपक्ष में आपने संसद में देखा भी होगा, और संसद टीवी पर वीडियोस पड़ी भी होंगी, आप देख लो। उन्होंने कहा आप डी वोटर, कपिल सिब्बल जी जो हमारे बहुत ही बड़े जाने माने वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कपिल सिब्बल ने भी क्या कहा, क्यों भाई डी वोटर क्यों करोगे। चौधरी अधीर रंजन चौधरी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा क्यों क्यों डी वोटर क्यों घोषित करोगे। अब अगर यही चीज़ हमारी हर जनता पढ़कर अगर पास हो, तो कांग्रेस के ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क लगा सकती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है जो पार्टी कभी किसी चीज़ को समर्थन करती थी आज वो उसी चीज़ का विरोध कर रही है। तो जब वो सब मिले हुए हैं तो आप क्यों लड़ रहे हो, आप आराम से रहो, जनता क्यों लड़े। क्योंकि जनता अनएजुकेटेड है, जनता को पता ही नहीं है मुद्दा क्या है। तो हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि पहले से ही मुद्दे चलते आ रहे हैं, कोई नए मुद्दे नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू बनाकर अपना अपना वोट बैंक बनाया जाता है, और कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए करेगी नहीं। तो कोई गवर्नमेंट आपके लिए जब ही करेगी जब आप खुद अवेयर होंगे। तो ये जो डी वोटर्स वाला मुद्दा था, ये मुद्दा अभी 2019 में भी हावी है, और यही मुद्दा आज़ादी के बाद से लेकर 1999 तक भी हावी था, 2005 तक भी हावी था। अब ऐसे में क्या हुआ, 1951 में एनआरसी की सबसे पहली बार बात आई असम में। असम के लोगों ने एक डिमांड करी कि असम का अलग से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें उन लोगों का नाम रखा जाए जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, जो पहले से चले आ रहे थे। 1955 का जब नागरिक अधिनियम आया, तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नागरिकता की पूरी कानून नहीं दिया। उन्होंने आर्टिकल 11 के हिसाब से संसद के ऊपर ये छोड़ दिया कि भाई संसद अपने हिसाब से नियम और कानून को तय कर सकती है नागरिकता से रिलेटेड, कि किसकी नागरिकता को किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी नागरिकता छीनी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारत में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय नियम के द्वारा क्या है, समय समय पर लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा देशद्रोही गतिविधियों में लगा है या फिर अन्य ऐसी गतिविधियों में लगा है जो देश के हिसाब से नहीं है, तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। या कोई बंदा बाहर लंबे समय से रह रहा है, उसकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब क्या हुआ, असम के जो लोग थे ये इस सब चीज़ों से ना पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि असम में नागरिक जो रजिस्टर था उसे पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार ही नहीं किया गया। ऐसे में बात बढ़ते बढ़ते 1979 तक आ गई, और 1979 में असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसे हम असम आंदोलन के नाम से जानते हैं। असम आंदोलन के बाद राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट आई, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1985 में असम समझौता किया, और असम समझौते में ये उन्हें वचन दिया कि वो यहाँ पर एनआरसी लागू करवाएंगे। अब क्या हुआ, ऐसे में नागरिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया असम की राजनीति में। नागरिकता व्यक्ति के अधिकारों के बारे में है, कि कौन व्यक्ति वहाँ पर निवास करेगा, कौन व्यक्ति वोट देगा, किस व्यक्ति का वहाँ के रिसोर्सेज पर वो जो हक होगा, स्वामित्व होगा, विरासत, संपत्ति हस्तांतरण, सब चीज़ें, कम्युनिटी में जो खेती करेंगे वो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें नागरिकों के लिए ही थी। तो ऐसे में जो यहाँ के नागरिक थे उनका ये मानना है जो ये प्रवासी आ रहे हैं ये इनके आर्थिक अवसरों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग तो अपने क्षेत्रों में बेरोजगार हो जाएंगे, और ये लड़ सकते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग बड़ी संख्या में हैं। तो अवैध प्रवासियों का मतदाता सूची में नाम शामिल हो रहा है। पॉलिटिकल इशू की वजह से क्या लोग अपनी राजनीतिक लाभ की वजह से, तुच्छ लाभ की वजह से देश के लाभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इनका वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया है। तो ऐसे में जो यहाँ के स्वदेशी लोग हैं इनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसी एक जगह थी मंगलदाई। मंगलदाई जो लोकसभा क्षेत्र था, यहाँ के चुनाव में क्या हुआ, ये जो बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की वोटर लिस्ट में नाम ला दिया गया गैर कानूनी तरीके से। अब यहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू करा। 6 साल तक ये आंदोलन चला, जिसे हम आंसू आंदोलन या असम आंदोलन कहते हैं। ये यहाँ के छात्रों ने किया था, नए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने किया था, और इनका ये मानना था कि अवैध प्रवासियों की पहचान करो और उन्हें उनके देश बांग्लादेश भेज दो। लेकिन असम आंदोलन के नेताओं ने कुछ चीज़ों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को मना किया, और ये मुद्दा तब भी हावी रहा। 1985 की राजनीति हो चाहे 1998 की राजनीति हो, ये लगातार इस राजनीति में मुद्दे उधरते रहे। ऐसे में एक लेफ्टिनेंट थे जनरल एस के सिन्हा। तो जनरल जो एस के सिन्हा थे, इन्होंने पता क्या कहा, जनरल एस के सिन्हा ने ये कहा कि करोड़ों अवैध मुसलमानों ने असम के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने अवैध घुसपैठ की है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि जो स्वदेशी लोग हैं, जो यहाँ के देसी लोग हैं, उन्हें डर पैदा हो गया है कि असम में अगर मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई, परिणामतः जो स्वदेशी समुदाय हैं इनकी संख्या में कमी आएगी। इस पृष्ठभूमि के आधार पर 2005 में सर्वानंद सोनोवाल, जो कि पहले एक एजीपी के नेता थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर एक्ट है ये गलत तरीके से है, और बाहर के लोगों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए।
ऐसे में हम ये समझते हैं कुल मिलाकर कि असम में बाहरी लोगों और स्वदेशी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद चलता है। बाहरी लोग जो खासतौर पर 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश से यहाँ पर आकर बस गए थे। असम समझौते ने उन लोगों को परिभाषित किया कि 1971 के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आकर बसे हैं, हम उन्हें यहाँ से वापस भेज देंगे, उन्हें यहाँ से निर्वासित कर दिया जाएगा, उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन असम के जो लोग थे वो ये कह रहे थे नहीं, जो लोग 1950 के बाद यहाँ पे आए हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, जबकि सरकार कह रही थी 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये तो असम का खैर आंतरिक विवाद था। अब हम बात करते हैं एनआरसी और सीएए 2019 की। तो आप सभी को पता होगा 2019 में कोविड जब आने ही वाला था उससे थोड़ा पहले सरकार एक कानून लेकर आती है, एनआरसी और सीएए। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीए मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों ही कानून नागरिकता के बारे में थे। एनआरसी को आपको पता है पहली बार 1951 में लेकर आया गया था, लेकिन जो बीजेपी 2019 में नागरिकता अधिनियम लेकर आई उसमें उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई जो थे वो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के रूप में थे, खासतौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे या ईसाई थे, ये अल्पसंख्यक थे क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक जनसंख्या ज़्यादा थी। ऐसे में इन लोगों के साथ बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है और इन लोगों को अगर भारत में ये लोग जो आए हैं इन्हें नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में मतभेद पहला ये हुआ कि लोगों ने ये कहा कि इसमें इस मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, जो वहाँ से मुसलमान भारत में आए हैं उन्हें भी तो नागरिकता मिलनी चाहिए। तो बीजेपी का ये कहना था क्योंकि विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था, तो ऐसे में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें उन देश की नागरिकता मिलनी चाहिए और हमारे देश में इन लोगों की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर मुद्दा उठ गया क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। चलो ये मुद्दा तो बिल्कुल लीगल था, लेकिन फिर असम में विरोध क्यों हुआ? तो देखो, असम में विरोध इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने ये कहा कि 2014 से बाद में जितने भी लोग असम में आए हैं हम उनका वहाँ से पहचान करके उन्हें डी वोटर्स घोषित करेंगे और उन्हें वहाँ से निर्वासित करेंगे। तो मुद्दा ये उठा कि असम के लोगों ने आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने कहा नहीं, जितने भी लोग 1950 के बाद असम में आकर बसे हैं उन सबको यहाँ से डी वोटर्स को हटाओ। अब हम सोचते हैं असम के लोग एनआरसी के विरोध में विरोध कर रहे हैं, एनआरसी गलत है, लेकिन असम के लोग तो और कट्टर वाली एनआरसी मांग रहे हैं। असम के लोग तो कह रहे हैं 1950 के बाद जितने भी बंदे यहाँ आकर बसे उन सबको भगाओ, जबकि गवर्नमेंट कह रही है 2014 के बाद जितने भी लोग आकर बसे उन्हें हटाओ। तो ये जो डी वोटर्स वाला मुद्दा है 1951 से चल रहा है। 2012 से 14 के बीच में देखोगे तो आप यहाँ पर घुबरी, गोलापारा, मुस्लिम और बोडो आदिवासियों के बीच में बहुत सारे दंगे हुए हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका तक दायर की गई। 1951 का जो एनआरसी का मुद्दा है उसको लेकर असम में आए दिन विवाद चलते रहते हैं, जो कि नागरिक और अप्रवासियों के मुद्दे के बीच में हैं। ऐसे में असम में जो ये एनआरसी का मुद्दा है इसे अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और अगर सही मायनों में शांति चाहिए तो एक विस्तृत नीति की जरूरत है गवर्नमेंट को। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा भी था कि भाई एनआरसी को क्या करो, असम में लागू करो ताकि यहाँ पर स्थायी शांति हो सके। हालांकि एनआरसी गणना का परिणाम 2019 में घोषित हुआ था। 19 लाख से अधिक असम की आबादी को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि असम में 19 लाख से ज़्यादा लोग क्या हैं, अवैध हैं। वो 2019 में जो भारत सरकार एक्ट लेकर आई है वो सीएए है और इसमें ये माना गया कि 5 उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और वो 3 देशों से हैं, और जिनकी बात मैंने पहले बोल दी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई। तो 2014 से पहले जो ये लोग आकर यहाँ पर बस गए थे उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए और उसके बाद वालों की नहीं। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था इससे कि 2014 से पहले जितने भी लोग इनके इलाकों में आकर बस गए हैं ऐसे में वहीं रह जाएंगे और ऐसे में इनकी मांग पूरी नहीं होगी। तो प्रवासी, शरणार्थी और नागरिकता को लेकर कुल मिलाकर अगर मैं 2 लाइन में आपको चीज़ समझाऊं तो असम के लोग कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहे। असम के जो असमिया लोग हैं, जो बोडो जनजाति है और अन्य जनजातियां हैं जो हमने शुरुआत के चैप्टर में पढ़ी थी, सिर्फ वो वहीं पर निवास करें ताकि वो अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर सके, अपने नेचर की रक्षा कर सके और अपने तरीके से अपनी भाषाओं की रक्षा कर सकें और अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकें, क्योंकि बाहरी लोगों के आने की वजह से उनके इन सभी चीज़ों पर खतरा हो चुका है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप अगर नाम याद कर सकते हो तो नाम याद कर लेना, यहाँ पर जितने भी एक्ट हैं और जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं नेताओं के, अगर आप वो याद करोगे तो और अच्छी बात है, वरना चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर फिनिश होता है, आगे चैप्टर का सारांश दिया है।